सोशल साइंस, सीटेट सोशल साइंस। जैसे जैसे लोग ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए। जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं में इस रूप से भिन्न होते गए। उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए। ये भी दोनों सही। विकल्प है, पालतू जानवरों में से उनके दांत उनके जंगली समकक्षों की तुलना में छोटे हो गए। पालतू बनने से जुड़े आहार में बदलाव संभवतः इसका कारण बनता है। मनुष्य द्वारा प्रदान किया गया पूर्व संसाधित या नरम भोजन मजबूत दांतों की आवश्यकता को कम कर देता है। विकल्प अभी कोई पालतू जानवर को सींग उनके जंगली समकक्षों की तुलना में छोटे होते हैं। यह मानव चालित चयनात्मक प्रजनन के कारण हो सकता है। चूंकि सींग जानवरों के बीच आक्रामकता का संकेत और साधन है, इसलिए मनुष्यों ने पीढ़ियों से प्रजनन के लिए संभवतः कम आक्रामक जानवरों का चयन किया, जिससे सींग का परिवर्तनीय आकार हो गया है। मुगल शासन के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, अहमदनगर का युद्ध, बीजापुर कब्जा। मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चंदेरी का युद्ध 1528, चंदेरी का युद्ध 1528, चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539 है, चौसा का युद्ध 1539 है। अहमदनगर पर कब्जा 1632, बीजापुर पर कब्जा 1686। चंदेरी का युद्ध 1528। यह युद्ध प्रथम मुगल सम्राट बाबर और उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध पानीपत में अपने निर्णायक जीत के बाद बाबर ने शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। मेदिनी राय युद्ध हार गए और मारे गए, जिससे मुगलों ने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस सफलता ने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया और उत्तरी भारत में बाबर की स्थिति सुरक्षित कर दी। चौसा का युद्ध 1539 में एक
महत्वाकांक्षी अफगान नेता शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं की सेनाओं के बीच लड़ी गई। शेर शाह सूरी की सेना विजय हुई, जो हुमायूं और मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण झटका साबित हुई। युद्ध के बाद हुमायूं को एक दशक से अधिक समय तक निर्वासित में रहना पड़ा। चौसा के युद्ध ने शेर शाह सूरी को मुगल के शासन के बाधित करते हुए शेर साम्राज्य की स्थापना करने की अनुमति दी। अहमदनगर विजय 1632। यह ऐतिहासिक घटना शाहजहां के शासनकाल में घटी थी। अहमदनगर की सल्तनत ने फसल कब्जे से दक्कन क्षेत्र में मुगल क्षेत्रों का काफी विस्तार हुआ। 1631 में निजाम शाही सुल्तान बुरहान तृतीय की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को अहमदनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा। यह शाहजहां के विस्तार नीति में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत में मुगल शक्ति को और मजबूत किया। बीजापुर विजय 1686। यह घटना मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में घटी थी। दक्कन सल्तनत में से एक बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, जो साम्राज्य का विस्तार करने में औरंगजेब के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता था। विल्ले को प्रारंभिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सफल रहा, जिससे मुगल साम्राज्य की क्षेत्रीय सीमा में बदलाव आया। बीजापुर के पतन से आदिल शाह वंश का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया, जिसने लगभग 200 वर्ष तक राज्य पर शासन किया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। बी डी। समुद्रगुप्त व गुप्त राजवंश का सबसे महान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने उच्च ध्वनि वाले शीर्ष महाराजाधिराज का इस्तेमाल किया, जिसका अनुवाद राजाओं को महान राजा के रूप में किया गया। यह उनके शासनकाल के दौरान उनकी प्रभावशाली स्थिति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है। वह न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि कला और विज्ञान के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने दरबार के माध्यम से भारतीय संस्कृति और बुद्धि के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त प्रथम वह प्रारंभिक गुप्त राजवंश का एक प्रमुख शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम के प्रतिष्ठित उपाधि महाराजाधिराज की भी धारणा की। उन्होंने शासनकाल को पर्याप्त क्षेत्रीय विस्तार द्वारा चिन्हित किया गया और गुप्त साम्राज्य की समृद्धि की नींव रखी गई। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ उनके राजनीतिक वैवाहिक गठबंधन ने उन्हें अपनी राजनीतिक शक्ति मजबूत करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने में मदद की।
विष्णुगुप्त बाद के गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात शासक थे। उनके शासनकाल में अन्य कारकों के अलावा उन लोगों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अपने शासनकाल के दौरान गुप्तों की काफ़ी क्षीण शक्ति के बावजूद विष्णुगुप्त ने फिर भी उन आक्रमणों को रोकने का प्रयास किया। इस बात के सबूत हैं कि इस संघर्ष में उन्हें अल्पकालिक सफलता मिली होगी, लेकिन गुप्त साम्राज्य के व्यापक पतन को उलटा नहीं किया जा सकता। चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। उनके शासनकाल के काल और शिक्षा में समृद्ध और उल्लेखनीय उपलब्धियों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें साहित्य और मूर्तिकला के कुछ शानदार कार्यों का निर्माण भी शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात की विजय सहित कई सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य क्षेत्रीय विस्तार और प्रमुखता से अपने चरम पर पहुंच गया, जो इसी प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के रूप में दर्शाता है। उनके शासन को व्यापक रूप से अच्छी सरकार और संपन्न सांस्कृतिक गतिविधि का युग माना जाता था। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पितराड्यूरा से तात्पर्य है एक प्रकार के कपड़े की जटिल डिजाइन थी, जो मुगलों के अधीन दक्कन और आसपास के इलाके में लोकप्रिय थे। ये उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। मुगल विवाह की रस्मों के दौरान बजाए जाने वाले विवाह यंत्र की एक किस्म थी, एक प्रकार की रंगीन चित्र जो ईरान से मुगल बादशाह ने लाया गया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पितराड्यूरा से क्या तात्पर्य है? ये उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। गड्ढे में रखे गए रंगीन कठोर पत्थर बलुआ पत्थर तथा संगमरमर में बदल जाते हैं और सुंदर संरचना बनाते हैं। पितराड्यूरा, जिसे प्राचीन कारी भी कहा जाता है, एक कला तकनीक है जिसकी उत्पत्ति रोम में हुई थी, लेकिन भारत में मुगल काल के दौरान इसमें विशेष रूप से महारत हासिल की गई थी। इसमें चित्र और संरचना बनाने के लिए कटे और फिटे अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करने के जराई
تکنیک شامل ہے۔ پیٹرادیورا میں اپیوگ کیے گئے قیمتی اور اردھ قیمتی پتھر کو اتیادھک جٹل آکرتی بنانے کے لیے کاٹا اور پھر فٹ کیا جاتا ہے، جو اکثر پشپ یا جیمیتی ہوتے ہیں۔ اس کا اپیوگ مغل واستو کلا اور سجاوٹی کلاؤں میں بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا، خاص روپ سے مقبروں اور محلوں جیسے بڑے پیمانے کی پریوجناؤں میں۔ تاج محل اس کلا کے سب سے پرتشٹھت اداہرنوں میں سے ایک ہے۔ سجاوٹ میں ان روپوں کے لیے مہان کوشل اور شلپ کوشل کی آوشکتا ہوتی ہے، جس سے اس کا ابھیاس کرنے والے کو کلاکار کے روپ میں اتیادھک سمان ملتا ہے۔ چھیتریہ سنسکرتی کے سندربھ میں نمنلکھت کا ملان کیجیے اور اپیکت وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ مہودیہ پورم اننت ورما منگل کاویہ بسوہلی اڑیسہ کیرل بنگال۔ چھیتریہ سنسکرتی کے سندربھ میں نمنلکھت کا ملان کیجیے اور اپیکت وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ مہودیہ پورم اننت ورما منگل کاویہ بسوہلی منگل کاویہ بنگال۔ منگل کاویہ بنگال۔ بسوہلی کنگرا مہودیہ پورم کیرل۔ اننت ورما اڑیسہ۔ مہودیہ پورم کیرل۔ مہودیہ پورم دکشن بھارت کے شکتیشالی راج ونش میں سے ایک چور پورو کی راجدھانی تھی۔ یہ شہر مدھیہ کال میں ورتمان کیرل راجیہ میں خاص روپ سے تریسور ضلع میں اوستھت میں تھے۔ یہ مکھیہ روپ سے 9ویں اور 12ویں شتابدی میں ایک مہان سنسکرتک اور راجنیتک کیندر کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ مہودیہ پورم میں مسالوں جیسی پرمکھ وستوؤں کا ویاپار کیا جاتا تھا، جس سے یہ آرتھک گتی ودھیوں کا کیندر بن گیا۔ انترورمن اڑیسہ۔ انترورما پوربی گنگا راج ونش کا ایک پرمکھ شاسک تھا۔ انہوں نے پوروی بھارت میں اوڈیشہ، جسے پہلے اڑیسہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آندھرا پردیش کے کچھ حصے میں شاسن کیا۔ ان کے شاسن کال میں مہتوپورن واستو شلپ وکاس ہوا، خاص روپ سے پوری میں جگن ناتھ مندر کا نرمان۔ انتہ ورما، جسے چوڈ گنگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے چھیتر کو سماجک سانسکرتک ایکیکرن کو سویدھاجنک بنانے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی تھی۔
मंगल काव्य बंगाली धार्मिक ग्रंथों का एक संग्रह है जिसमें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इस रचनाओं ने बंगाल में हिंदू धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल काव्य आमतौर पर मध्यकाल के अंत और प्रारंभिक आधुनिक काल में लिखे गए थे। इन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने और लोकप्रिय लोक मिथकों के प्रचार प्रसार का उद्देश्य से लिखा गया था। बसोली कंगरा बसोली भारत में हिमाचल प्रदेश के कंगरा क्षेत्र में स्थित एक शहर है। यह चित्रकला की बसोली शैली की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी लघु चित्रकला शैली का एक प्रभावशाली विद्यालय है। यह चित्रकला अपने जीवंत रंगों, विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं और रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य के चित्रण के लिए जानी जाती है। दरअसल बसोली चित्रकला को पहाड़ी शैली के शुरुआती उदाहरण में से एक माना जाता है, जो 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत के हिमालय के तलहटी में विकसित हुई थी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। ए और बी दोनों सही है। आर्यभट्ट ने कहा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। यहाँ समझ में एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि उनके समय में आम धारणा यह थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य आकाश में घूम रहा है। उनका सिद्धांत यूरोपीय वैज्ञानिकों ने समान सिद्धांत से कई शताब्दियों पहले का था। अंततः कथन ए सही है। आर्यभट्ट ने ग्रहणों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की। उन्होंने उन मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसमें ग्रहण सौर और चंद्र दोनों पर घटित होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ संरेखित हो जाते हैं, इस मॉडल ग्रहणों के घटना को सक्षम रूप से समझता है और समकालीन विज्ञान में अभी भी मान्य माना जाता है। अतः कथन बी सही है।
आर्यभट्ट वह एक प्रभावशाली खगोलीय शास्त्र और गणितज्ञ थे जिनका जन्म 476 ईस्वी में संभवतः असमाका या कुसुमपुरा भारत में हुआ था। उन्हें आर्यभट्ट प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें इसी नाम से एक अन्य गणितज्ञ से अलग करता है जो 10वीं शताब्दी में रहते थे। आर्यभट्ट का प्रमुख काव्य आर्यभट्टीय, जो 499 ईस्वी में रचा गया था, में गणित और खगोल विज्ञान के अवलोकन और सिद्धांत शामिल हैं, जैसे कि सौर और चंद्र ग्रह की व्याख्या, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना और पाई का माना। गणित में उनके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत करना और अंक प्रणाली में सुधार करना था, जिसने बीजगणित के बाद के विकास की नींव रखी। गणित और विज्ञान में उनके योगदान की मान्यता में वर्ष 1975 में लॉन्च किए गए भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनिग्राम और नाना देशी व्यापार संघ, सिक्तेश व नस्तलीक लेख की शैली, वेट्टी और कदमई भूमि की श्रेणियों, मोविंदार और आर्यर उपाधियाँ। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेट्टी और कदमई भूमि की श्रेणियाँ। वेट्टी और कदमई भूमि की श्रेणियाँ सही गलत। वेट्टी और कदमई भूमि की श्रेणियाँ वेट्टी और कदमई भूमि की श्रेणियाँ नहीं है, इसलिए विकल्प 3 सम्मिलित है, गलत है। वेट्टी मूलतः अवैतनिक शैल या कोरवी का एक रूप था जो मध्ययुगीन दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसमें शासक या प्रशासनिक अधिकारियों को शारीरिक श्रम या माल के माध्यम से सेवा शामिल थी। दूसरी ओर कदमई और नियत कर या लेवी को संदर्भित करता है, जो राज्य के विषयों पर लगाया जाता था। यह भूमि कर, घरेलू कर या व्यावसायिक कर के रूप में हो सकता है। हालांकि यह दोनों शब्द अपनी जोड़े आर्थिक संरचनाओं में पाते हैं, लेकिन वह भूमि की श्रेणियों से जुड़े नहीं हैं। मणिग्राम और नाना देशी मध्ययुगीन काल के दौरान मार्गी और नाना देशी दक्षिण भारत में दो प्रमुख व्यापारी संघ थे, जो अक्सर वैश्य समुदाय से जुड़े थे। ये संघ व्यापारियों और बनियों से बने थे, जो अक्सर राजनीतिक और भौगोलिक
सीमाओं से परे संयुक्त रूप से अपना व्यापार करते थे। उन्होंने अपने सदस्य को सुरक्षा प्रदान की, व्यापार प्रथाओं को मानकीकृत किया और अक्सर विवादों का समर्थन किया। उनके व्यापारिक उपक्रमों, दान और शिलालेखों को प्रभावशाली रिकॉर्ड उजागर किया गया है, जो उनके पिछले प्रभाव की पुष्टि करते हैं। शिकास्त और नस्तलीक फारसी सुलेख की दो शैलियाँ हैं। शिकास्त का उपयोग आम तौर पर फारसी और उर्दू भाषा को शिकास्त का उपयोग आम तौर पर फारसी और उर्दू भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, और यह बिना सेरिफ और महरे घुमावदार क्षैतिज के साथ अपने छोटे ऊर्ध्वाधर के लिए माना जाता है। नास्तलिक लिपि फारसी लिपि लिखने में उपयोग किए जाने वाला मुख्य सुलेख तत्वों में से एक है, और लिखित वकील और कला के एक रूप में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इसका अभ्यास किया गया है और जारी है। अपनी सुंदरता और सरलता के कारण इन सुलेख शैलियों को कलात्मक कार्य के प्रति लोक और चित्रण में भी लेखनीय उपयोग मिला है। मोवेंदारो और अरये मोवेंदार प्राचीन तमिल साहित्य की एक उपाधि है, जिसका उपयोग तमिलकम के तीन राजाओं अर्थात चोल और पांड्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मोवेंदार के शासक थे, जिनका राज्याभिषेक समारोह होता था, जो राजसत्ता की घोषणा करने की एक मान्यता प्राप्त विधि थी। अरैया एक उपाधि है जिसका प्रयोग किसी गांव के मुखिया या छोटे सरदार को सूचित करने के लिए किया जाता है। समय के साथ यह शब्द तमिल समुदाय में एक विशिष्ट जाति को इंगित करने लगा है, जो मंदिर कर्तव्यों से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। यह दोनों उपाधियां मौजूदा पदानुक्रमिक संरचना में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के संकेतक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन वाले विकल्प का चयन करें। इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में रचित किया गया था। परिस्थितियों, आम लोगों और सामाजिक जीवन के बारे में लिखी गई थी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन वाले विकल्प का चयन करें। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में रचित किया गया था। केवल 2 सही है। अशोक स्तंभ पर शिलालेख की रचना हरिसेन ने काव्य के रूप में की थी, यह कथन सत्य है। इलाहाबाद स्तंभ में एक शिलालेख है जिसकी रचना हरिसेन द्वारा काव्य संस्कृत कविता का एक रूप के रूप में की गई थी। हालांकि हरिसेन अशोक के समय में नहीं बल्कि गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त के दौरान में मंत्री और कवि थे। उनके द्वारा रचित शिलालेख में अशोक की नहीं बल्कि समुद्रगुप्त की विजयों और शासन की प्रशंसा की गई है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ, यह स्तंभ वास्तव में सम्राट अशोक के बारे में जानकारी नहीं देता है। इसके बजाय इसमें बहुत बाद के समय शिलालेख की विशेष रूप से 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा और 17वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा इस स्तंभ पर मूल अशोककालीन शिलालेख भारत भर में कई अन्य शिलालेखों की तरह केवल बौद्ध धर्म पर आधारित नीति और नैतिक निर्देश प्रदान करते हैं। इसलिए कथन भी 2 सही है। प्रस्तावित ये आम लोगों और उनके सामाजिक जीवन के बारे में नहीं लिखे गए थे। परिस्थितियाँ जो अक्सर स्तंभों या पत्थर की पट्टियों पर अंकित होती हैं, शासकों और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा में लिखी गई प्रस्तुति का एक रूप थी जो उनके वीरतापूर्ण कार्यों जैसे जीते गए युद्धों और उनकी परोपकारिता पर केंद्रित थी। वे आम लोगों या सामाजिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं देते हैं। कथन ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर चुनें। वीरासलिंगम पंतुली ने विधायक पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह समर्थन किया। कथनों ए तथा बी को बड़े सही का चयन कीजिए। इनके वीरासालिंगम पंतुलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह समर्थन किया था। ए बी सही है। कथन ए वीरासलिंगम पंतुलू ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया। यह कथन सही है। राव बहादुर कंदुकूरी वीरासलिंग पंतुल दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। सामाजिक परिवर्तन लाने के उनके कई प्रयासों के बीच वीरासलिंगम पंतुलो को विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। उन्होंने इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन की स्थापना की। कथन भी स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज नामक सुधारवादी संघ की स्थापना की ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यह कथन भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने वेदों की अचूकता या आधारित मूल्य और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक हिंदू सुधार आंदोलन आर्य समाज की स्थापना की। अपने कई प्रगतिशील विचारों के बीच दयानंद सरस्वती ने विधवाओं को पुनर्विवाह के अधिकार की दृढ़ता से वकालत की। इस स्पष्टीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि दोनों कथन सही है। 19वीं शताब्दी के भारत में सिख सभाओं का गठन क्यों हुआ? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए सिखों के प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, सिखों के शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 19वीं शताब्दी के भारत में सिख सभाओं का गठन क्यों हुआ? सिखों के प्राचीन अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए BCD सिख सभा आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य समय के साथ सिख धर्म को व्याप्त विभिन्न अंधविश्वासों और रीति रिवाजों से छुटकारा पाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब में निहित सिख गुरुओं की शिक्षाओं पर वापस जाकर सिख धर्म को फिर से जीवंत करना था। सिख सभाओं ने जाति भेद के खिलाफ लड़कर सिख समुदाय के बीच समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को वापस लाने के इच्छुक थे, जो एक जाति विवाह समाज की परिकल्पना करते हैं जहां सभी समान हैं। सिख सभा आंदोलन भी शिक्षा के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सिखों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने अधिपतन स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है? सत्यशोधक समाज, स्वाभिमान आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने अधिपत्य स्थापित करने
कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचन करता है? स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था जो 20वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु में पेरियार के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने इस विचार को जोरदार समर्थन किया और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव सहित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आंदोलन ने तर्क संगत सोच, आत्मसम्मान, महिलाओं के अधिकारों और अस्पृश्यता और ब्राह्मण वर्चस्व जैसी सामाजिक बुराइयों को उन्मूलन की भी पुरजोर वकालत की। इसने धार्मिक पदाधिकारी सहित किसी भी प्रकार के पदाधिकारी की आलोचना की जो सामाजिक असमानता और अन्याय को कायम रखता है। सत्यशोधक समाज। यह 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समिति थी। ज्योतिराव फूले ने धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक रीति रिवाजों का आलोचनात्मक विश्लेषण करके मौलिक रूप से तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने के लिए इस समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज ने तथाकथित निचली जातियों, महिलाओं और समाज के अन्य हाशियों पर रहने वाले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। संगठन ने किसानों और अन्य निम्न स्थिति समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का जोरदार विरोध किया। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक हिंदू सुधार आंदोलन है। यह आंदोलन वेदों और अक्षुक अधिकार में विश्वास के आधार पर मुक्तमूल्यता और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। समूह जातिगत भेदभाव की धारणा को खारिज करता है, जाति विहीन समाज की वकालत करता है। आर्य समाज के सदस्य एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा, अनुष्ठान प्रथाओं और स्वर्ग और नरक की अवधारणा के खिलाफ खड़े हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसने मुख्य रूप से एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया और सती जातिवाद और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य तर्कसंगत सोच और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देकर हिंदू धार्मिक प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना था। इसने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने और बहुविवाह का विरोध करके महिलाओं को अधिकारों की भी वकालत की। एल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस विधियों में प्रावधान किया गया था कि भारत न्यायाधीश में ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारत न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं।
बिल भारतीय तथा ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करना था। भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की। इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा नहीं चला सकते हैं। बी गलत। विधेयक में भारतीय न्यायाधीश द्वारा ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाने का प्रावधान इल्बर्ट बिल 1883 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रस्तावित किया गया था, जिसने इस कानून के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ स्थापित किया था। इल्बर्ट विधेयक वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे सर कोटेन पेरीग्रीन इल्बर्ट ने लिखा था। विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को भारत में रहने वाले ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देना था। प्रश्न के विकल्प 2 का कहा गया है कि इल्बर्ट विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं करने का प्रावधान है। यह कथन गलत है। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों को कानूनी क्षमताओं और अधिकारों की बराबर करने की मांग करते हुए न्याय प्रणाली में प्रक्रियात्मक समानता को आगे बढ़ाना था। विधेयक की शुरुआत ने तीव्र विवाद को जन्म दिया, क्योंकि इससे भारत के ब्रिटिश और यूरोपीय समुदाय को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। वे भारतीय न्यायाधीशों के अधीन न्याय किए जाने से डरते थे। काफी बहस और दृढ़ विपक्ष को खुश करने के समायोजन के बाद इल्बर्ट बिल पारित हो गया, लेकिन काफी कमजोर रूप में। अंतिम संस्करण में यह निर्धारित किया गया कि एक भारतीय न्यायाधीश केवल यूरोपीय जूरी के साथ एक ब्रिटिश व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वसंत विद्रोह, वर्ली विद्रोह। 1910, 1940, 1855, 1831 से 32। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोल विद्रोह 1940, कोल विद्रोह 1940, कोल विद्रोह 1940, संथाल विद्रोह 1855, संथाल विद्रोह 1855, वस्ता विद्रोह 1831 से 32, वर्ली विद्रोह 1910। कोल विद्रोह 1931 से 32, कोल विद्रोह 1931 से 32। संताल विद्रोह 1855, 1855, बस्ता विद्रोह 1910, वर्ली विद्रोह 1940। कोल विद्रोह 1831 से 32,
کول ودروہ بہار اور جھارکھنڈ کی ایک آدیواسی جنجاتی کول کے بیچ ہوا۔ ودروہ کا مکھ کارن کٹھور ون قانون اور برٹش ادھیکاریوں اور استھانیہ زمینداروں کی شوشنکاری پرتھائیں تھیں۔ یہ برٹش شاسک کے خلاف سب سے شروعاتی ودروہوں میں سے ایک تھا، جو ودیشی ہستکشیپ کے خلاف سودیشی جنجاتیوں کے پرتیرودھ کو پردرشت کرتا تھا۔ سنتال ودروہ 1855 میں سنتال جنجاتی کے بیچ ہوا تھا، جسے اب جھارکھنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسنتوش اپنی بھومی سے وستھاپت انگریزوں کے کٹھور قانون اور شرطوں کے ساتھ ساتھ شاہکاروں کی شوشنکاری پرتھاؤں کے کارن اتپن ہوا۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر ودروہ تھا جس نے برٹش شاسن کے لیے ایک گمبھیر چنوتی پیش کی۔ بستہ ودروہ 1910 یہ ودروہ چھتیس گڑھ کے بستہ ضلع میں ہوا، جو اپنی سمردھ آدیواسی سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ودروہ دمنکاری برٹش نظاموں کا پرینام تھا، جس نے جنجاتیوں کے ون سنسادھنوں اور پرمپراگت ادھیکاروں کو پرتبندھت کر دیا تھا۔ ودروہ نے ان دور دراز کے چھیتروں کو مکھیہ دھارا کی اوپنیویشک ارتھ ویوستھا کے ساتھ ایکیکرت کرنے کے اوپنیویشک سرکار کے پریاسوں اور استھانیہ سمودایوں کی اپنی آجیوکا اور سواتنترتا کو سنرکشت کرنے کے دڑھ سنکلپ کے بیچ بڑھتے تناؤ کو پردرشت کیا۔ وارلی ودروہ 1940 وارلی ودروہ، جسے وارلی ودروہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مہاراشٹر کی ورلی جنجاتیوں کے بیچ ہوا تھا۔ یہ ودروہ بھومی کے بڑھتے لگان اور زمینداروں اور برٹش ادھیکاریوں کی شوشنکاری پرتھاؤں پر بڑھتے سنکٹ سے اپجا تھا۔ مکھیہ دھارا کے ایتہاسک ومرش سے زیادہ دھیان نہ دیے جانے کے باوجود، یہ باہری ہستکشیپ کے خلاف جنجاتی پرتیرودھ کا ایک مہتوپورن اداہرن بنا ہوا ہے۔ نمنلکھت میں سے کس نئے راجیہ کا گٹھن اکتوبر 1953 میں ہوا؟ تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، مہاراشٹر۔ نمنلکھت میں سے کس نئے راجیہ کا گٹھن اکتوبر 1943 میں ہوا؟ اکتوبر 1943 میں ہوا آندھرا پردیش۔ آندھرا پردیش بھارت کا پہلا راجیہ تھا جس کا گٹھن بھاشائی اور سنسکرتک آدھار پر کیا گیا تھا، جس نے अन्य راجیوں کے لیے ایک مثال قائم کی، جنہیں بعد میں بھاشائی آدھار پر پنگھٹت کیا گیا۔ یہ نیا راجیہ تیلگو بھاشی لوگوں کی اپنی راجیہ کی مانگ کے بعد 1 اکتوبر 1953 کو استتو میں آیا۔ ایک الگ راجیہ کے لیے آندولن کا نیترتو پوٹی سری رامولو نے کیا تھا، جو ایک سوتنترتا سینانی تھے جنہوں نے آندھرا پردیش کے گٹھن کے لیے آمرن انشن کیا تھا، جس نے اس مدعے کو کافی گتی ملی۔
उपवास के दौरान उनकी मृत्यु के बाद केंद्र सरकार ने आगे नागरिक अशांति को रोकने के लिए राज्य के गठन की घोषणा की। इसमें शुरुआत में मुख्य रूप से मद्रास राज्य से अलग हुए तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल थे, जो बाद में तमिलनाडु बन गया। हालांकि शुरुआत में इसमें हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल नहीं था, जिसे बाद में 1956 में प्रमुख राज्य पुनर्गठन के दौरान शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, खाका। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र वनस्पति की वितरण को दर्शाता है? थीमेटिक मानचित्र विषयगत मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र विशेष रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित किसी विशेष विषय को दिखाने के लिए संरचित किए गए हैं। ये विषय भूमि उपयोग और वनस्पति से लेकर जनसंख्या घनत्व या जलवायु विविधता तक कुछ भी हो सकते हैं। वनस्पति वितरण को दर्शाने वाला एक विषयगत मानचित्र विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधों को जीवन और उन्हें एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कैसे वितरित किया जाता है, इसका वर्णन करेगा। ऐसे मानचित्र शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को क्षेत्र या दुनिया भर में पौधे के जीवन की विभिन्न संरचनाओं को समझने की अनुमति देते हैं। यह बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग और बहुत कुछ का अध्ययन करने में मदद करता है। भौतिक मानचित्र। एक भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से भौगोलिक विशेषताओं को दिखाने के लिए संरचित किया गया है। यह भूमि की भौतिक संरचना, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, रेगिस्तान आदि को प्रदर्शित करता है। वह आमतौर पर ऊंचाई या उन्नयन में परिवर्तन दिखाने के लिए सबसे नाटकीय रूप से रंग का उपयोग करते हैं। प्रत्येक रंग ऊंचाई की एक विशिष्ट सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक मानचित्र किसी स्थान में मौजूद भौगोलिक विशेषताओं के प्रकार को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, और वे विशेषता जलवायु या मानव जीवित स्थितियों जैसे विभिन्न कारकों को कैसे प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक मानचित्र। एक राजनीतिक मानचित्र किसी विशेष क्षेत्र के भीतर राजनीतिक विभाजन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह देशों, राज्यों या प्रांतों के लिए हो सकता है। वह देशों, राज्यों और प्रांतों की सीमाओं के साथ साथ शहरों के स्थान और रेल मार्गों और राजमार्गों जैसे अन्य मानव निर्मित सुविधाओं को दिखाते हैं। राजनीतिक मानचित्र का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि लोगों ने पृथ्वी को कैसे विभाजित किया है, या तो शासन के कारणों से या पोस्ट कोड जैसे क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के अन्य रूपों के लिए। रेखाचित्र मानचित्र एक हाथ से बनाया गया
मानचित्र है जिसे बड़े पैमाने पर यह भौगोलिक रूप से सटीक होने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग अक्सर रुचि की एक विशिष्ट विशेषता दिखाने के लिए किया जाता है। हालांकि वे विस्तृत वनस्पति स्वरूप दिखाने के लिए पर्याप्त परिष्कृत नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे किसी विशेष क्षेत्र में जंगल या रेगिस्तान की उपस्थिति जैसे व्यापक विवरणों को उजागर कर सकते हैं। रेखाचित्र मानचित्र व्यक्तिपरक होते हैं और अक्सर त्वरित संदर्भ, मैदानी नोट्स या अध्ययन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को उजागर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें कक्षाओं, मैदानी कार्य या योजना परिदृश्यों में लागू किया जा सकता है। जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा 139 डिग्री 7 पूर्व की यात्रा करेंगे तो हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे। लगभग 5 घंटे गंवाएंगे, लगभग 10 घंटे गंवाएंगे, लगभग 15 घंटे गंवाएंगे, लगभग 5 घंटे अर्जित करेंगे। जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की यात्रा करेंगे 139 डिग्री 7 पूर्व की यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे। लगभग 5 घंटे गंवाएंगे, लगभग 5 घंटे गंवाएंगे। दुनिया भर में समय आम तौर पर समय क्षेत्र की अवधारणा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर और समाहित करता है। सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक 15 डिग्री पर जब आप पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो स्थानीय समय लगभग 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। भारत भारतीय मानक समय पर चलता है तो सामान्यत सार्वभौमिक रूप से UTC प्लस 5.5 से 5.5 घंटे आगे है और दिन के प्रकाश की बचत समय का पालन नहीं करता है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलियाई पूर्व मानक समय के तहत संचालित होता है। यह UTC 10 मानक समय और दिन के प्रकाश की बचत समय के दौरान UTC 11 है। तो मानक समय गैर दिन के प्रकाश बचत अवधि में भारत के कैनबरा के बीच समय का अंतराल लगभग 4.5 घंटे पर 10-5.5 4.5 होगा। यदि पुनर्गत किया जाए तो यह लगभग 5 घंटे है। इसलिए जब आप भारत से कैनबरा की यात्रा करेंगे तो आपको लगभग 5 घंटे नुकसान होंगे, क्योंकि आप समय से आगे बढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों A तथा B को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 21 जून को उत्तर अयांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिण अयांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। नीचे दिए
है। نیچے دیے گئے کتنوں اے تتھا بی کو پڑھیں تتھا اپیوکت وکلپ کا چین کیجیے۔ 21 جون کو اترایان طے ہوتا ہے تتھا مکر ریکھا پر سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں، غلط دچن 22 جنوری کو ہوتا ہے تتھا کرک ریکھا پر سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں، دونوں غلط ہے۔ اتری گولاردھ میں گریشم کرانتی عام طور پر 21 جون کے آس پاس ہوتا ہے، حالانکہ یہ کرک ریکھا لگ بھگ 23.5 ڈگری اتری اچھانس ہے، نہ کہ مکر ریکھا جس پر سیدھی سوردھاپ پڑتا ہے۔ اس پرکار اتری گولاردھ میں آکاش میں اپنے اچتم بندو پر پہنچ جاتا ہے اور یہ ورش کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے۔ تیسرے کتن اے غلط ہے۔ اتری گولاردھ کے لیے شیت کالین سنکرانتی واستو میں 22 جنوری ہی کی بجائے 21 یا 22 دسمبر کے آس پاس ہوتی ہے۔ اس دن سورج آکاش میں اپنے سب سے نچلے بندو پر ہوتا ہے اور یہ اتری گولاردھ کے لیے ورش کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کرک ریکھا نہیں بلکہ مکر ریکھا لگ بھگ 23.5 ڈگری دچن اچھانس پر سیدھا سوردھاپ پڑتا ہے۔ گلوب کے بارے میں دیے گئے نمنلکھت کتنوں کو پڑھیے تتھا اچت وکلپ کا چین کیجیے۔ گلوب پر دیش، مہادیپ اور مہاساگروں کو ان کے صحیح آکار میں دکھایا جاتا ہے۔ گلوب ہمارے لیے اپیوگی تب ہوتا ہے جب ہمیں پرتھوی کے کیول ایک بھاگ کا ادھین کرنا ہو۔ گلوب کے بارے میں دیے گئے نمنلکھت کتنوں کو پڑھیے تتھا اچت وکلپ کا چین کیجیے۔ گلوب پر دیشوں، مہادیپوں تتھا مہاساگروں کو ان کے صحیح آکار کو دکھایا جاتا ہے، یہ صحیح ہے۔ گلوب پرتھوی کی تریامی پیمانے کے ماڈل کا پرتیندھتو کرتا ہے۔ دیشوں، مہادیپوں اور مہاساگروں کو ان کے صحیح ساپیکش آکار میں دکھاتا ہے۔ یہ سمپتی دیش اور مہادیپوں کے بیچ سٹیک درشے تلنا کی انومتی دیتی ہے۔ اس لیے کتن اے ستیہ ہے، جبکہ ایک گلوب پرتھوی کی سٹیک پرتیندھتو پردان کرتا ہے، لیکن اس میں پیمانے اور آکار کے کارن پرتھوی کے کیول ایک چھوٹے حصے یا وششٹ چھیتر کا ادھین کرتے سمے یہ آوشک روپ سے سب سے سودھا جنک اپکرن نہیں ہے۔ وششٹ چھیتر یا وسترت آیتن اکثر مانچتر کا اپیوگ کرکے بہتر ڈھنگ سے کیا جاتا ہے، جو بڑے پیمانے پر چھوٹے بھوگولک چھیتر پر دھیان کیندرت کرنے کی انومتی دیتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سا مہادیپ صنعتی کے نرمان کے مکھ خنیج ہے؟ سلکا اور میگنیشیم۔ سلکا اور ایلومینیم۔ سلکا اور لوہ۔ میگنیشیم اور ایلومینیم۔ نمنلکھت میں سے کون سے مہادیپ صنعت کے نرمان میں مکھ خنیج ہے؟
खनिज है सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम महाद्वीपीय द्रव्यमान या पृथ्वी के काष्ठ का अधिकांश भाग मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बना है। इस चट्टानों में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। सिलिकेट खनिज पृथ्वी पर खनिजों का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं, जिसमें पृथ्वी की अधिकांश परतें शामिल हैं। यह खनिज टेट्राहेड्रल इकाइयों से निर्मित होते हैं, जिनमें एक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं SiO4 से घिरा होता है। एल्यूमिनियम, लौह और मैग्नीशियम जैसे अन्य तत्व टेट्राहेड्रल इकाई में सिलिकॉन का स्थान ले सकते हैं। इसलिए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम एक समान यौगिक बनाते हैं, जिसे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के रूप में जाना जाता है, जो महाद्वीपीय परत का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसके कारण महाद्वीपीय द्रव्यमान का नाम सिलिका और एल्यूमिनियम रखा गया। इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम को महाद्वीपीय द्रव्यमान का प्रमुख खनिज घटक माना जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2 शीतोष्ण पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्वतीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार शीतोष्ण सदाबहार साल सागौन शीशम बांज चीड़ यूकेलिप्टस बांज एश बीज राजवुड बांबूस महोगनी। सूची 1 सूची 2 में मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार राजवुड बांबूस महोगनी। सी का 4 सी। शीतोष्ण पर्णपाती वे वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें मध्य वर्षा और विशिष्ट गर्म और ठंडे मौसम होते हैं। वे 4 अलग अलग मौसमों का अनुभव करते हैं: सर्दी, बसंत, ग्रीष्म और पतझड़। विशिष्ट वृक्ष प्रजातियों में ओक ऐसे बीज शामिल हैं जो ठंड के महीने में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह पत्ती गिरने से पेड़ को ठंड या शुष्क मौसम के दौरान पानी संरक्षित करने में मदद मिलती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, इसे मानसून वन भी कहा जाता है, वे मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थित हैं जो अपेक्षाकृत उच्च तापमान के साथ वर्षा में मौसमी बदलाव का अनुभव करते हैं। प्राथमिक वृक्ष प्रजातियों में साल, सागौन और शीशम शामिल हैं। यह पेड़ जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अक्सर दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
وے ہاسیوں بھاگوں اور وبھن پرکار کی پچھی پرجاتیوں سہت وبھن پرکار کے ونیہ جیووں کا سمرتھن کرتے ہیں۔ اشن کٹبندھیہ سدا بہار عام طور پر بھومدھیہ ریکھا کے پاس کے چھیتر میں پائے جاتے ہیں، جہاں برسا بھر اونچے تاپمان اور پرچور ورشا ہوتی ہے۔ برسا بھر وکاس کی اودھی کے کارن جل ہرا بھرا اور گھنا ہے، جس میں اونچے پیڑ، لتائیں، فرن اور انیہ پودے پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلوں میں روز ووڈ، بانسون اور مہوگنی جیسے پیڑ پرکاش سنشلیشن کو ادھکتم کرنے کے لیے برسا بھر اپنی پتیاں رکھتے ہیں۔ یہ ون جیو وودھتا میں سمردھ ہیں، جو پودے، جانوروں اور کیڑوں کی انگنت پرجاتیوں کا سمرتھن کرتے ہیں۔ شیتوشن سدا بہار وے ہلکے اور نم واتاورن والے چھیتروں میں پائے جا سکتے ہیں، جو تٹیہ چھیتروں کے لیے وششٹ ہیں۔ اس میں اوک، پائن اور یوکیلپٹس جیسے پیڑ کی پرجاتیاں ہیں، جو پورے برس اپنے پتے برقرار رکھتی ہیں۔ ان جنگلوں میں اکثر چوڑی پتے والے اور شنکودھاری پیڑ کا مشرن ہوتا ہے، جو ونیہ جیووں کے لیے ودھی آواس پردان کرتے ہیں۔ سدا بہار کی سوئی یا اسکیل جیسی پتیاں پانی کی کمی کو کم کرتی ہیں، جس سے یہ پیڑ سال بھر ہرے رہتے ہیں۔ نمنلکھت ابھیکتھن اے اور کارن آر کو پڑھیے اور جوار کے سندربھ میں اپیکت وکلپ کا چین کیجیے۔ ابھیکتھن: پورنیما ایوم اماوس کے دنوں میں سب سے اونچے جوار اٹھتے ہیں۔ سوریہ، چندرما ایوم پرتھوی ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اور سوریہ ایوم چندرما کے شکتیشالی گروتواکرشن بل کے کارن اونچے جوار آتے ہیں۔ نمنلکھت کتھنوں اے اور کارن آر کو پڑھیے اور جوار کے سندربھ میں اپیکت وکلپ کا چین کیجیے۔ پورنیما ایوم اماوس کے دنوں میں سب سے اونچے جوار اٹھتے ہیں۔ سوریہ، چندرما ایوم پرتھوی ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اور سوریہ ایوم چندرما کے شکتیشالی گروتواکرشن بل کے کارن اونچے جوار آتے ہیں۔ اے اور صحیح ہے، دونوں ایک نمبر کی ویاخیا کرتا ہے۔ جوار بھاٹا مکھ پرتھوی، چندرما اور سوریہ کے بیچ گروتواکرشن کے کارن ہوتا ہے۔ پورنیما اور اماوس کے چرنوں کے دوران چندرما، پرتھوی اور سوریہ ایک سیدھی ریکھا میں آ جاتے ہیں، جس میں چندرما سوریہ کے ایک ہی طرف پورنیما یا وپریت دشا اماوس میں ہوتا ہے۔ یہ سنریخائیں چندرما اور سوریہ کی گروتواکرشن شکتیوں کو سنیوجت کرنے کا کارن بنتا ہے، جس سے اترکت مضبوط جوار پیدا ہوتا ہے، جسے وسنت جوار کہا جاتا ہے۔ جب پورنیما ہوتی ہے تو چندرما کا گروتواکرشن کھچاؤ سوریہ کے گروتواکرشن سے جڑ جاتا ہے، جس سے اچ جوار اور نمن جوار اتپن ہوتے ہیں۔ اماوس کے دوران چندرما کا گروتواکرشن کھچاؤ سوریہ کے وپریت کام کرتا ہے، جس سے سمان اچ جوار اور نمن جوار آتے ہیں۔ اس لیے پورنیما اور اماوس کے دوران پرتھوی کے
महासागरों पर संरेखित चंद्रमा और स्वर के मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। वसंत ज्वार एक बहुत ही उच्च ज्वार है जो पूर्णिमा और अमावस्या के चरणों के दौरान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य समुद्र के जल को खींचने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिससे ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचा हो जाता है। लघु ज्वार वह ज्वार है जो बहुत ऊंचा नहीं होता है। यह चंद्रमा की पहली और तीसरी तिमाही के चरणों के दौरान होता है। लघु ज्वार के दौरान चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे के विरुद्ध काम करती है, जिससे ज्वार सामान्य से अधिक हो जाता है। ज्वारीय उभार पृथ्वी की सतह पर जल के एक छोटे उभार की तरह होता है। ऐसा समुद्र से जल पर चंद्रमा और सूर्य के खिंचाव के कारण होता है, जिससे जल कुछ क्षेत्रों में बढ़ जाता है और दूसरों में डूब जाता है, जिससे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार पैदा होते हैं। ज्वारीय बोर एक विशेष प्रकार की लहर है जो सामान्य प्रवाह के विपरीत नदी में ऊपर की ओर जाती है। ऐसा कुछ स्थानों पर होता है जहाँ ज्वार बहुत तेज होता है और जल को नदी के ऊपर धकेलता है, जिससे एक शक्तिशाली लहर पैदा होती है। निम्न में से कौन सी अस्थायी पवनें नहीं हैं? पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें नहीं हैं? अस्थायी पवनें नहीं हैं। मानसूनी पवनें मौसमी हवाएं हैं जो बदलते मौसम के साथ दिशा और शक्ति बदलती है। वे भूमि और महासागर की सतहों को अलग ताप और शीतलन का परिणाम है। गर्मी के मौसम में भूमि क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं, जिससे भूमि पर कम दबाव की प्रणाली बन जाती है। यह समुद्र से नम हवा खिंचाव है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत होती है और भारी बारिश होती है। सर्दियों में मौसम में भूमि तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे भूमि पर उच्च दबाव प्रणाली बन जाती है। इससे हवा की दिशा उलट जाती है, जिसे शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, जिससे भूमि से समुद्र तक शुष्क और ठंडी हवा आती है। मानसूनी पवनें हिंद महासागर के पास के क्षेत्रों जैसे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रमुख हैं, लेकिन वे पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती हैं। मानसून पवनें विभिन्न वैश्विक
ज्वालीय कारणों को प्रभावित करते हैं, जो प्रशांत महासागर में अल नीनो दक्षिण घटत स्थायी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। यह पूरे वर्ष एक विशेष दिशा में लगातार बहती रहती है। यह केवल दिन या वर्षा की एक विशेष अवधि के दौरान एक छोटे से क्षेत्र में बहती है। उदाहरण भूमि एवं समुद्र हवा लू भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों की गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परत का सही क्रम कौन सा है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो ग्रह की सतह से 7 से 20 किलोमीटर 4 से 12 मील तक फैली हुई है। यह वह जगह है जहाँ हम रहते हैं और जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। समताप मंडल यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर 31 मील तक फैली हुई है। ओजोन परत, जो सूर्य की अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, यही स्थित है। क्षोभ मंडल के विपरीत समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है, जो समताप मंडल से लगभग 85 किलोमीटर 53 मील तक फैली हुई है। इस परत की ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और यही यहाँ पर अधिकांश उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाती है। बाह्य वायुमंडल चौथी परत के मध्य मंडल से ऊपर की ओर लगभग 600 किलोमीटर 372 मील तक फैली हुई है। यह तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। 1500 डिग्री सेल्सियस 2732 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि सीधे संपर्क में आने वाले इंसान को गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर हैं। ब्रह्मांड यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वायुमंडल ग्रह से लगभग 600 किलोमीटर 372 मील ऊपर शुक्र शुरू होता है, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है और यह धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष के निर्वात में लुप्त हो जाती है। इस परत में वायु बेहद पतली होती है और यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। किसी प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में
گھر پاس پاس میں بنے ہوتے ہیں۔ ریکھیے ورتاکار پرکرین سگھن کس پرکار کی گرامین بستیاں میں گھر پاس پاس بنے ہوتے ہیں سگھن ان کی وشیشتا یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں گھر ایک دوسرے کے بہت قریب بنے ہوئے ہیں۔ یہ بستیاں اکثر انوکول بھوگولک وشیشتاؤں والے چھیتروں جیسے ندی گھاٹیاں اور اپجاؤ میدان میں وکست ہوتی ہیں، جہاں کرشی اور پانی کی اپلبدھتا کے لیے سنسادھن پرچور ماترا میں ہوتے ہیں۔ گرامین چھیتر میں سگھن اور کیندریکرت بستیاں عام ہیں، جہاں پارمپرک کرشی پدھتیاں مہتوپورن ہیں اور سمودائے اپنی آجیوکا اور کلیان کے لیے ایک دوسرے کے سہیوگ اور سمرتھن پر نربھر ہیں۔ ایسی بستیوں میں گھروں کے نکٹتا سنسادھنوں اور سویدھاؤں کو بانٹ بٹوارے کی سویدھا بھی پردان کرتی ہیں، جس سے نواسیوں کے بیچ ایکتا اور اپنے پن کی بھاونا پیدا ہوتی ہے۔ ریکھک سنرچنا ایسی بستیاں کے گھر سڑک، ریلوے لائن، ندی گھاٹی کے نہر کنارے یا تٹ بندھ کے کنارے استھت ہوتے ہیں۔ آیتاکار سنرچنا گرامین بستیوں کی ایسی سنرچنا میدانی چھیتر یا وسترت انتر پروتیہ گھاٹیوں میں پائی جاتی ہے۔ سڑکیں آیتاکار ہیں اور ایک دوسرے سے سمکوণ پر کاٹتی ہیں۔ ورتاکار سنرچنا ورتاکار گاؤں، جھیلوں، تالابوں اور آس پاس وکست ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی گاؤں کی یوجنا اس طرح بنائی جاتی ہے کہ مدھیہ بھاگ کھلا رہتا ہے اور جانوروں کو جنگلی جانوروں کے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پلوار نے ملچنگ کا مہتو کیا ہے۔ پیڑکوں کو دور رکھنا، پودوں کے بہتر وردھی میں سہایتا، ارورک کی بھرانتی کائر کرنا، مدرا کی نمی بنائے رکھنے میں سہایتا کرنا۔ پلواروں ملچنگ کا مہتو کیا ہے؟ مردا کی نمی بنائے رکھنے میں سہایک ہے۔ مردا کی نمی بنائے رکھنے میں سہایک ہے۔ مٹی کی سطح پر گیلی گھاس کی پرت سے ڈھکنے سے مٹی سے پانی کا واسپیکرن کم ہو جاتا ہے، جس سے مٹی لمبے سمے تک نمی بنائے رکھ پاتی ہے۔ گیلی گھاس ایک سرکشاتمک بادھا کے روپ میں کار کرتی ہے، جو سورج کی روشنی اور ہوا کے سمپرک میں آنے سے ہونے والے واسپیکرن کے کارن ہونے والی پانی کی ہانی کو روکتی ہے۔ یہ نمی سنرچن وشیش روپ سے ششک یا ششک چھیتر میں مہتوپورن ہے، جہاں پانی کی اپلبدھتا سیمت ہے۔ مٹی کو نم رکھ کر ملچنگ کے پودے کو سوکھے کی استھتی کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے اور پودے کو ہائیڈروجن جلیوجت رکھنے کے لیے آوشک سنچائی کی آورتی کم ہو جاتی ہے۔ نمی بنائے رکھنے کے علاوہ ملچنگ سے انیہ لابھ بھی ملتے ہیں، جیسے خر پتوار دمن، تاپمان ولیم، مٹی کے کٹاؤ پر نینترن اور مٹی کے کاربنک پدارتھ جوڑنا۔ حالانکہ مٹی کی نمی بنائے رکھنے میں اس کی بھومکا واستو میں اس کے پراتمک اور سب سے مہتوپورن لابھوں میں سے ایک ہے۔ برچ پودے کے بیج
کی خالی زمین کو بھوسے جیسے کاربنک پدارتھ کی ایک پرت سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ یہ مٹی کی نمی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ خنیجوں کے سندربھ میں نمنلکھت میں سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے؟ خنیجوں کا نشچت رسائنک سنیوجن ہوتا ہے۔ یہ پراکرتک روپ سے پائے جانے والے پدارتھ ہیں۔ پورے استھان میں سمان برابر روپ سے پھیلے ہوتے ہیں۔ کسی وششٹ چھیتر اتھوا چٹانوں کے گٹھن میں پائے جاتے ہیں۔ خنیجوں کے سندربھ میں نمنلکھت میں سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے؟ پورے استھان پر سمان برابر روپ سے پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ خنیج پراکرتک روپ سے پایا جانے والا وہ پدارتھ ہے جس کی ایک نشچت رسائنک سنرچنا ہوتی ہے۔ خنیج پورے استھان میں سمان برابر روپ سے وترت نہیں ہیں۔ وہ ایک وشیش چھیتر یا چٹان سنرچناؤں میں کیندرت ہوتے ہیں۔ کچھ خنیج ایسے چھیتروں میں پائے جاتے ہیں جو آسانی سے اپلبدھ نہیں ہیں، جو آرکٹک مہاساگر تل اور انٹارکٹک خنیج وبھن پرکار کے بھوویگیانک واتاورنوں میں الگ الگ پرستھتیوں میں بنتے ہیں۔ وہ بنا کسی مانوی ہستکشیپ کے پراکرتک پرکریاؤں دوارا نرمت ہوتے ہیں۔ انہیں ان کے بھوتک گنوں جیسے رنگ، گھنتو، کٹھورتا اور گھلنشیلتا جیسے رسائنک گنوں کے آدھار پر پہچانا جا سکتا ہے۔ وبھن دیشوں اور چھیتروں کے بیچ آرتھک وکاس، سنسادھن پربندھن اور ویاپک ویاپار کے لیے خنیجوں کا آسمان وترن ایک مہتوپورن وچار ہے۔ مہادیپ الیکھنیہ خنیج نشپاتن پرمکھ نرمان ایشیا لوہ ايسک ٹین مینگنیز باکسائٹ نکل جستہ تانبا چین بھارت ملیشیا انڈونیشیا یورپ لوہ ايسک تانبا سیسہ جستہ مینگنیز نکائے روس یوکرین سوئٹزرلینڈ افریقہ اتری لوہ ايسک نکل اتری امریکہ لوہ ايسک نکل سونا یورینیم تانبا کوئلہ ناڈا یو ایس دکشن امریکہ لوہ ايسک تانبا سونا چاندی جستہ کرومیم مینگنیز باکسائٹ برازیل چیلی پیرو افریقہ ہیرا سونا پلیٹینم تانبا لوہ ايسک کرومیم یورینیم کوبالٹ باکسائٹ دکشن افریقہ زمبابوے زامبیا نائجیریا انگولا آسٹریلیا باکسائٹ سونا ہیرا لوہ ايسک ٹین نکل تانبا سیسہ جستہ مینگنیز آسٹریلیا انٹارکٹیکا کوئلہ لوہ ايسک سونا چاندی تیل نہیں ہے۔ پریاورن سنرچن استھتی کے کارن انویشن اور آکرشن سیمت ہے۔ کون سا ادیوگ وشو کا پراچین تم ادیوگ ہے؟ لوہ ادیوگ، سوتی وستر ادیوگ، جوٹ ادیوگ، ربر ادیوگ۔ کون سا ادیوگ وشو کا پراچین ادیوگ ہے؟ سوتی وستر ادیوگ، سوتی وستر ادیوگ، سوتی وستر ادیوگ، سوتی وستر ادیوگ۔ سوتی وستر ادیوگ دنیا کے سروادھک پراچینتم ادیوگوں میں سے ایک ہے۔ 18ویں شتابدی میں ادیوگک کرانتی سے پہلے سوتی وستر ہاتھ سے کتائی تکنیک اور
کرگھے کا اپیوگ کر کے بنایا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں پاور لوم کے وکاس نے سوتی وستر ادیوگ کے وکاس میں مدد کی، جو برطانیہ میں شروع ہوا اور بعد میں دنیا کے انیہ حصوں میں پھیل گیا۔ آج بھارت، چین، جاپان اور سیوت راج امریکہ جیسے دیش بڑی ماترا میں سوتی وستر کا اتپادن کرتے ہیں۔ ڈھاکہ کی ململ، مچولی پٹنم کی چٹن، کالیکٹ کی کولیکوس اور برہان پور، سورت اور وڈودرا کی سونے کی بنی کپاس اپنی گنوتا اور ڈیزائن کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ مشینوں کے آگمن کے ساتھ پرمپرک ہاتھ سے بنے ہوئے کپاس ادیوگ کو پچھم کے کارخانوں سے کڑی پرتیسپردھا کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت میں پہلی سفل مشینی وستر مل 1854 میں ممبئی میں استھاپت کی گئی تھی اور گرم آردر جلوایو اور کشل شرمکوں جیسے انوکول پرستھتیوں کے کارن ادیوگ تیزی سے وکست ہوا۔ جبکہ ادیوگ مکھیہ روپ سے مہاراشٹر اور گجرات میں شروع ہوا، اب یہ بھارت کے انیہ حصوں میں پھیل گیا ہے۔ بھارت کے مہتوپورن سوتی وستر کیندر میں کوئمبٹور، کانپور، چنئی، احمد آباد، ممبئی، کولکاتہ، لدھیانہ، پڈوچیری اور پانی پت شامل ہیں۔ دیش میں پہلی وستر مل 1818 میں کولکاتہ کے پاس فورٹ گلوسٹر میں استھاپت کی گئی تھی، لیکن کچھ سمے بعد یہ بند ہو گئی۔ بھارت کپڑا ادیوگ کے کل اتپادن کا لگ بھگ 1/3 نریات کیا جاتا ہے۔ نمنلکھت کتنوں اے اور بی کو پڑھیں اور اپروکت وکلپ کا چین کیجیے۔ کتن اے، شبد راجیہ اور سرکار انت پریورتنیہ نہیں ہے۔ سرکار قانون کے پربندھک اور انہیں لاگو کرنے کے لیے اتردائی ہے، جبکہ راجیہ ایک ایسی راجنیتک سنستھا ہے جو ان پربھوتا سمپن لوگوں کا پرتینیدھتو کرتا ہے جنہوں نے ایک نشچت چھیتر پر ادھیکار کر رکھا ہے۔ نمنلکھت کتن اے اور بی کو پڑھیں اور اپروکت وکلپ کا چین کیجیے۔ شبد راج اور سرکار انت پریورتنیہ نہیں ہے۔ صحیح۔ سرکار قانونوں کا پرادھان اور انہیں لاگو کرنے کے لیے اتردائی ہے، جبکہ راجیہ ایک ایسی راجنیتک سنستھا ہے جو ان پربھوتا سمپن لوگوں کا پرتینیدھتو کرتا ہے جنہیں ایک نشچت چھیتر پر ادھیکار کر رکھا ہے۔ اے اور بی دونوں صحیح ہیں۔ واستو میں صحیح ہے۔ راجیہ اور سرکار شبد انت پریورتنیہ نہیں ہے۔ ایک راجیہ اپنے سوئں کی سنسادھنوں اور آبادیوں کے ساتھ ایک بھوگولک اکائی کو سندربھت کرتا ہے، جبکہ ایک سرکار ایک سنگھن یا ویکتیوں کا ایک سموہ ہے جو اس راجیہ کے بھیتر شاسن اور ویوستھا کرتا ہے۔ کتن سرکار اور راجیہ کی بھومکاؤں کا سٹیک ورنن کرتا ہے۔ سرکار ایک سنستھا ہے جو قانونوں کو پرسارت کرنے اور لاگو کرنے کے لیے ذمہ دار ہے،
जबकि एक राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो व्यक्तियों के एक संप्रभुत्व समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक निश्चित क्षेत्र पर नियंत्रण करते हैं और अन्य संप्रभुत्व राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए दोनों कथन ए और बी राज्य और सरकार शब्दों के बीच अंतर का सटीक वर्णन करते हैं। ए तथा आर कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषता भिन्न है, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों की साक्षी रहता है। इतिहास तथा भूगोल अवसर क्षेत्र विशेष दो के सांस्कृतिक जीवन से संबंध होते हैं। ए तथा और कथनों को पढ़े तथा उपयुक्त कथनों का चयन करें। केरल और लद्दाख के भौगोलिक विशेषता विभिन्न है, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों पर साक्षी रहता है। इतिहास तथा भूगोल अवसर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से संबंधित हैं। दोनों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन ए सही है क्योंकि उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु वाले दक्षिण भारत की स्थिति केरल और हिमालय पर्वतमाला में देश के उत्तरी सिरे पर एक ठंडा शुष्क क्षेत्र लद्दाख है। भौगोलिक विशेषताओं बिल्कुल विपरीत हैं। हालांकि सर्दियों से दोनों क्षेत्र ने ऐतिहासिक प्रवास, व्यापार गतिविधियों और आक्रमणों के कारण विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव देखे हैं। उन्होंने उनके अद्वितीय सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान दिया है। जहाँ तक कथन आर का सवाल है, यह भी सटीक है। भूगोल और इतिहास किसी क्षेत्र की संस्कृति से मजबूती से जुड़े हुए हैं। भूगोल किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को निर्धारित करता है। उनका भोजन, पहनावा, वास्तुकला, कृषि पद्धतियों और यहाँ तक कि भाषा भी भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इतिहास लोगों को आंदोलन, आक्रमणों, स्थानीय प्रथाओं और परंपराओं की स्थापना और समय के साथ सामाजिक राजनीतिक विकास के माध्यम से एक क्षेत्र की संस्कृति में योगदान देता है। इसलिए दोनों कारक किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए भले ही दो क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताएं अलग अलग हों, जैसे कि केरल और लद्दाख, उसका सांस्कृतिक जीवन समान ऐतिहासिक प्रश्नों को देख सकता है, जो उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं और अनुष्ठानों को कुछ सामान्य पहलुओं में योगदान देता है। डैश एक संगठन या एजेंसी है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने पदाधिकारों का प्रयोग करती है और नागरिकों कार्यों पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल, संसद, सरकार, न्यायपालिका। डैश एक संगठन या एजेंसी है जिसके द्वारा कई राजनीतिक इकाई उनके प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों को कार्य पर नियंत्रण रखती है। सरकार
सरकार एक संगठित समुदाय, अक्सर एक राज्य पर शासन करने वाले प्रणाली या लोगों का समूह है। एक कार्यशील समाज की संरचना के लिए सरकारों महत्वपूर्ण हैं। उनके पास कानून बनाने और लागू करने, आर्थिक और सामाजिक मामलों का प्रबंधन करने और अन्य राजनीतिक इकाइयों के साथ संबंधों को विनियमित करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। सरकार की संरचना प्रभावी राजनीति की व्यवस्था के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में सत्ता उन लोगों में निहित होती है जो अपनी ओर से शासन करने के लिए प्रतिनिधियों को चुनते हैं। राजशाही में नियंत्रण आमतौर पर एक व्यक्ति, एक राजा, रानी या सम्राट के हाथों में होता है और सत्ता परिवर्तित रेखाओं के माध्यम से पारित की जाती है। सरकार के प्रमुख घटकों के अक्सर कार्यकारी, विधायी विधियाँ और न्यायिक शाखाएँ शामिल होती हैं। कार्यकारी शाखा कानूनों को क्रियान्वयन और लागू करती है। कई देशों में इस शाखा का नेतृत्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करते हैं। विधियाँ शाखाएँ कानून बनाती हैं। इस शाखा में आमतौर पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक निकाय शामिल होता है जो संसद या कांग्रेस। न्यायिक शाखा कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन करती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे देश के संविधान के अनुरूप हैं। इस शाखा में आमतौर पर किसी देश का सर्वोच्च न्यायालय और उसकी निचली अदालतें शामिल होती हैं। वास्तव में सरकार किसी क्षेत्र या लोगों के निकाय पर अधिकार का प्रयोग करने के लिए तंत्र के रूप में कार्य करती है और विभिन्न स्तरों पर सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है।